गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ रहे थे। दो वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर के ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो गया है। ठीक है, हम लोग डिस्कशन उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या है। हम लोग बता दिए कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ एकदम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ भी बता दिए थे तुम लोगों को कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, क्या खासियत है उसका। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या होता है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग हेडिंग लगाओ, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मेटल और एक नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन होता है, रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखो, मेटल क्या था, किसी भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है या कैटायन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग मेटल बोलते थे। ठीक है, और नॉन मेटल क्या था, कोई भी सब्सटेंस और कोई भी एलिमेंट अगर नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है या फिर एनायन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलते थे नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन मतलब क्या, एक कैटायन और एनायन के बीच में रिएक्शन। क्योंकि जो मेटल होगा वो तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और जो नॉन मेटल होगा, एनएम मतलब नॉन मेटल। ठीक है, जो नॉन मेटल होगा वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन मतलब एक कैटायन और एनायन के बीच में रिएक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, गेन करके वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेगा तो मेटल भी क्या होगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा और नॉन मेटल भी स्टेबल होने का कोशिश करेगा। दोनों ही स्टेबल होने का कोशिश करेगा। मेटल कैसे स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के। नॉन मेटल कैसे स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके। कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो मेटल छोड़ेगा वही वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन मतलब क्या, एक कैटायन और एनायन के बीच में रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बोला जाता है तुम्हारा क्या, आयोनिक रिएक्शन। जो रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा उनका नाम होता है क्या, आयोनिक रिएक्शन। मतलब दोनों के बीच में जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है आयोनिक रिएक्शन। क्योंकि आयोनिक मतलब क्या, कैटायन और एनायन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है आयोनिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मेटल नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट में मिलेगा, जो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा, उसमें क्या मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या एक बॉन्ड होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, करके प्रोडक्ट तुम्हें देगा। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होता है, बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्शन करवाते हो तो क्या, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन टोटली नॉन मेटल ले लेगा। मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर हो जाएगा टूवर्ड्स नॉन मेटल। टोटल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मतलब क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और नॉन मेटल उसको ले लेगा। मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नॉन मेटल तक ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर होने के बाद एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। उसी केमिकल बॉन्ड का नाम है क्या, आयोनिक बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड क्या है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और तुम ऐसे ही बोल सकते हो फ्रॉम एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसी को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। और जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, उस कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड क्या है, जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड तुम्हें मिलेगा। मतलब आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। आयोनिक कंपाउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब मेटल और नॉन मेटल का बीच में रिएक्शन होगा, तब जाके आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, जो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा, उसी को बोला जाएगा आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और रिएक्शन को बोला जाएगा आयोनिक रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो मेटल नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन है उसी का आयनिक रिएक्शन बोला जाता है। और जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसको बोला जाता है क्या, आयनिक बॉन्ड। और जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, जो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा, उसको बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। ये एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। मतलब क्या, यहाँ पे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दोनों आपस में रिएक्शन किया, इसलिए कंपाउंड को बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे NaCl का अगर हम ब्रेक करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, दोनों मिला के NaCl होता है। ठीक है, Na+ तुम्हारा क्या है, मेटल है क्योंकि पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया है, और Cl- क्या, नॉन मेटल है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन है, इसलिए नॉन मेटल है। ठीक है, दोनों आपस में कंपाउंड करके NaCl फॉर्मेशन होता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। देखो कैसा होता है, सोडियम तो मेटल है, यहाँ पे सोडियम है मतलब सोडियम मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो Kl में कितना रहेगा, K में 2 ठो रहेगा, L में 8 ठो रहेगा, M में 1 ठो रहेगा, 11 हो गया। ठीक है, क्लोरीन का अगर निकालेंगे, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसको रटना है किसका क्या एटॉमिक नंबर है, ये पहले भी हम लोग बताए थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर रटना होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो K में कितना रहेगा, 2 ठो, L में कितना रहेगा, 10 ठो, L में 8 ठो और M में 7 ठो, 287। ठीक है, अब देखो ये सोडियम और ये क्लोरीन दोनों क्या होगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, सोडियम कैसा स्टेबल होगा, उसका जो लास्ट सेल है जो कि M सेल है, 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और सोडियम अगर लास्ट सेल से 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसका लास्ट सेल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, जिसमें 8 ठो इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, ये ऑक्टेट बन जाएगा। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 9 में ये सब था। हम लोग को पता है कि कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, अगर उसका लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट सेल में अगर 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको वैलेंस सेल बोला जाता है, लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल, उस लास्ट सेल या वैलेंस सेल में अगर कोई भी एलिमेंट का 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है तब वो बहुत स्टेबल होता है। और 8 ठो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में रहता है, इसलिए उसको ऑक्टेट स्टेट बोला जाता है। तो कोई भी एलिमेंट क्या कोशिश करेगा, ये ऑक्टेट स्टेट पाने की कोशिश करेगा, मतलब लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा। तो सोडियम कैसे करेगा, ये अपना जो लास्ट सेल में जो 1 ठो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ देगा, दे देगा। मतलब क्या, उसका लास्ट सेल अब L बन जाएगा छोड़ने के बाद, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट है, मतलब सोडियम स्टेबल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में ले लेगा, क्योंकि देखो क्लोरीन का M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर 1 ठो इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से ले लेगा तो M में क्या 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, लास्ट सेल में वैलेंस सेल में क्लोरीन का भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब क्लोरीन भी क्या ऑक्टेट हो जाएगा, लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो गया। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, तो देखो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11, 2, 8 और 1 ये था। तो वो क्या करेगा, 1 ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ने से क्या होगा, सोडियम से सोडियम प्लस बन जाएगा। एक ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मतलब क्या, ये तो पॉजिटिव होगा, छोड़ने से तो पॉजिटिव होता है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास 2 और 8 रहेगा, क्योंकि ये जो लास्ट सेल में जो 1 ठो इलेक्ट्रॉन था इसने तो छोड़ दिया, इसलिए 2 और 8 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या है, 287 है, तो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, लेके क्या Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन फॉर्मेशन करेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 288, लास्ट सेल में 7 ठो था, 1 ठो ले लिया, मतलब 288 हो जाएगा। अब ये Na+ और Cl- क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा, करके सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, देखो सोडियम, ठीक है, ये सोडियम क्या होगा, प्लस, ठीक है, और क्या होगा Cl-, समझ में आया। अच्छा, सोडियम का देखो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8। देखो सोडियम प्लस का लास्ट सेल में 2 और 8, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन माइनस का कितना है, 288 है। समझ में आया। अच्छा, तो Na+ और Cl- है। अब देखो Na+ Cl- फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा NaCl फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड Na+ Cl- कंबाइन होके NaCl फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैटायन और एनायन से ये कंपाउंड बना हुआ है। कैटायन तुम्हारा क्या है, ये वाला है सोडियम प्लस, एनायन तुम्हारा ये वाला है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ में आया बात। तो इसी यही तुम्हारा मैकेनिज्म है, इसको समझना होगा। और एक तो तुमको एग्जांपल कराते हैं, देखो, और एक तो एग्जांपल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो NaCl हो गया, अब मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, MgCl2। ये भी आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर।
इसका अगर तुम KLM करोगे तो क्या आएगा, 2 8 2 12 हो गया। लास्ट सेल में मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन का तो अभी अभी किया है 17, KLM 287, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्टेट स्टेट कैसे अचीव करेगा, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लाएगा, अगर लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम छोड़ देगा तो, इसको अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, लास्ट सेल L बन जाएगा छोड़ने के बाद, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Mg क्या मैग्नीशियम के ऑक्टेट स्टेट में आ जाएगा। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा लास्ट सेल से, और वही छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखो, क्लोरीन 2 है, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है, ठीक है, मतलब 1 क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एक करके इलेक्ट्रॉन लेगा। लास्ट सेल में मैग्नीशियम के क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, समझ में आया। तो हर एक क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो हम 1 दिखाए ना, अगर मैग्नीशियम लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा, तो इसमें क्या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दूसरा वाला क्लोरीन ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन 2 है, तो उसका भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हर एक जो एटम है स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया बात। देखो कैसा होता है, Mg क्या होगा, इसका क्या है 282 है, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब Mg2+ बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मतलब क्या, इसका अभी 28 हो जाएगा, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, ठीक है। अच्छा क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन 2 क्लोरीन है तो 2Cl देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब क्या देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए हम, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है, हर एक क्लोरीन एटम एक करके इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा 2 क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 287 लास्ट सेल में, अभी क्लोरीन क्या हो जाएगा तुम्हारा 2- हो जाएगा, मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो क्लोरीन माइनस प्लस क्लोरीन माइनस 2 Cl माइनस हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl माइनस, हर एक क्लोरीन क्या एक करके इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस में हो जाएगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 288, हर एक का लास्ट सेल में ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों Mg2+ और 2Cl- आपस में रिएक्शन करेगा, ठीक है, 2 Cl- रिएक्शन होगा, तो कैसे लिखेंगे देखो, Mg2+ था, देखो Mg2+ है तो 2+, ठीक है, 2+ मतलब क्या, इसका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है इसलिए 2+ है, ठीक है, और 2Cl-, 2 Cl- है यहाँ पे, आपस में रिएक्शन होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर तुम और एक तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे अगर इसको लिख लो, इसको पहले लिख लो, उसका हम इरेज करके और एक दिखाते हैं। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो तुम, अगर मान लो Mg का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, देखो 2 इलेक्ट्रॉन था, जो कि वो छोड़ देगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन है, हर एक क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना करके इलेक्ट्रॉन है, 7 करके इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे क्लोरीन हम लिख दिए, यहाँ पे एक क्लोरीन लिख दिए, ठीक है। हर एक क्लोरीन का लास्ट सेल में 7 करके इलेक्ट्रॉन है, तो इसका देखो इलेक्ट्रॉन हम 7 दे दिए, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, इसका भी 7 2 4 6 1 7, तो इसका भी 7 लास्ट सेल में, इसका भी 7 लास्ट सेल में। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब क्या इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो गया। और मैग्नीशियम का लास्ट सेल में 2 था, तो ये तो छोड़ दिया, मतलब लास्ट सेल L हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेशन का होता है क्या, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब Mg क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और Cl क्या किया, एक करके इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब Cl क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब Cl के पास क्या था, अभी 7 इलेक्ट्रॉन था ही, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से मिल गया, मतलब क्या ये तो क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है 7, और क्लोरीन मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। ऐसा 2 क्लोरीन होगा, मतलब क्या यहाँ पे 2 डाल देंगे हम, 2 क्लोरीन है इसलिए 2 डाल देंगे, और क्या Cl- हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 2+ हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसलिए 2+, और क्लोरीन ने एक करके इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए सिंगल माइनस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए 1 माइनस। समझ में आया। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, इसको एरो देके तुम लिख सकते हो MgCl2, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये तो मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और क्लोरीन नॉन मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं देखो प्रॉपर्टी की तरफ, कि आयनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड तो अभी भी बताए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, उसी को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टीज
ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड मतलब उसके बीच में जो कंपाउंड होगा उसके बीच में आयनिक बॉन्ड रहेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, उसी को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, इसलिए कंपाउंड का नाम होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हम देखें ना अभी अभी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब क्या, मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वही छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल ले लेता है। मतलब क्या है, मेटल से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है नॉन मेटल की तरफ। मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, नॉन मेटल को दे देता है, और उस इलेक्ट्रॉन का अभी मेटल के साथ और कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेटल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, नॉन मेटल को ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल का और कोई संबंध नहीं है, वो मेटल और नॉन मेटल को दे दिया है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है मेटल से नॉन मेटल तक। ठीक है, अच्छा अब देखो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी होगा तुम्हारा फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब आयनिक कंपाउंड कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है कि क्या है। ठीक है, फिजिकल नेचर। देखो आयनिक कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखा गया है कि आयनिक कंपाउंड क्या बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब इजिली टूटता नहीं है, दे आर वेरी हार्ड आयनिक कंपाउंड, क्योंकि दोनों का बीच में क्या एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। दोनों का बीच में मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मतलब एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मतलब क्या, ये तो मैग्नेट का जैसे दो पोल होता है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है तो मैग्नेट का, वैसे ही आयन का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। इस एट्रैक्टिव फोर्स के ये एट्रैक्टिव फोर्स ही रीजन है कि आयनिक कंपाउंड क्या बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसको इजीली तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसका अगर फिजिकल स्टेट अगर हम बोलेंगे तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड फिजिकल नेचर ये बहुत ही सॉलिड तो है पहली बात, ठीक है, बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रांग एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। ये हार्ड और सॉलिड क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। ठीक है, समझ में आया, इजीली टूटता नहीं है, इसलिए बहुत हार्ड है। अगर तुम प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तब जगह टूटेगा, नॉर्मली टूटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका फिजिकल स्टेट। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई है, दोनों ही बहुत ही हाई है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही आयनिक कंपाउंड का बहुत हाई है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के जो मेटल नॉन मेटल है, मतलब जो कैटायन और एनायन है, दोनों के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है, अभी बताए। उस स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स के दौरान तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड को तुम मेल्ट करोगे या हीट करोगे तो उस जो स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स जो मौजूद है ना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में, उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। जब तक तुम उस एट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे तब तक उसको मेल्ट नहीं कर पाओगे आयनिक कंपाउंड को, या बॉयल नहीं कर पाओगे। बॉयल या मेल्ट करने से पहले वो जो एट्रैक्टिव फोर्स जो मौजूद है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में, उसको तोड़ना है। और क्योंकि वो एट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा तुम एनर्जी दोगे, जितना ज़्यादा हीट दोगे, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब क्या बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आया? तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड का है ये बहुत ही हाई है, ठीक है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब ये सॉल्युबल है कि नहीं है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है कि नहीं है। ठीक है, देखो पानी में ये सॉल्युबल है, अगर पानी का हम बात करें, आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है, पानी में ये सॉल्युबल है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, पानी मतलब क्या, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मतलब क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं, ये नॉन पोलर है, इनऑर्गेनिक नहीं है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक है,
मतलब आयनिक कंपाउंड तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। मतलब पानी पोलर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्युबल होगा, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे केरोसिन हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, बेंजीन हो सकता है, ये सब तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मतलब अगर एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो केरोसिन हो सकता है, ठीक है, पेट्रोल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ये सब तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इन सब में क्या, ये आयनिक कंपाउंड तुम्हारा इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर ये इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी करता है जब उसमें चार्ज पार्टिकल है। मतलब सॉल्यूशन में अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर सॉल्यूशन में है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन से फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है, इसका दूसरा नाम लिख लो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का हम बताना भूल गए पहले, इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है वही इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्योंकि देखो, आयनिक कंपाउंड बना होता है किससे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड अगर तुम पानी में डालोगे या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, तो वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में टूट जाएगा मतलब क्या? आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने से वो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या? चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए तो चार्ज पार्टिकल ही चाहिए, इसीलिए आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकेगा, इसलिए उसको बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन्स मौजूद है, ठीक है। जब भी उसको अगर तुम किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, वो आयन डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पानी में प्रोड्यूस कर देगा, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या? इलेक्ट्रिसिटी अच्छा फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। ये था तुम्हारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर ये कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ से मिलता है हम लोगों को? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, देखो मेटल मोस्टली जो मिलता है ना, मेजर जो सोर्स है मेटल का वो है अर्थ क्रस्ट। मेन जो सोर्स और मेजर सोर्स अगर मेटल का हम लोग बोलेंगे, मेजर सोर्स मेटल का है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये मेजर सोर्स है, यहीं से ही मैक्सिमम मेटल हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा सी वाटर से भी मिलता है, कुछ सी वाटर भी है, सी वाटर से भी मिलता है मेटल, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सी वाटर में बहुत सॉल्ट है, बहुत सारा सॉल्युबल सॉल्ट रहता है, उस सॉल्युबल सॉल्ट से हम लोग को मेटल मिलता है। जैसे सी वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, कैसा सॉल्युबल सॉल्ट? जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सी वाटर में मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड में से मेटल क्या है? सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है जो सी वाटर से हम लोगों को मिलेगा, और MgCl2 से हम लोग को क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिल जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है MgCl2 में से, और NaCl में से Na मेटल है, तो ये दो मेटल हम लोग को मिल जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? मेटल सी वाटर से भी मिलता है थ्रू सॉल्ट, ठीक है। तो मेजर सोर्स क्या हो गया? अर्थ क्रस्ट। मैक्सिमम मेटल यहीं से मिलता है, और कुछ मेटल है जो सी वाटर से भी मिलता है, तो ये हो गया इसका सोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोलेंगे? देखो, मिनरल्स क्या है, हम लोग क्या पढ़े अभी कि अर्थ क्रस्ट में से हम लोगों को क्या मेटल्स मिलता है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड है जो नेचुरली हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से मिलेगा, मतलब मिट्टी के नीचे से मिलेगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या? मिनरल्स। जो मिट्टी के नीचे से या अर्थ क्रस्ट से नेचुरली हम लोगों को मिलेगा, उसी एलिमेंट और उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे,
ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in earth crust, मिट्टी के नीचे से या अर्थ क्रस्ट से जो नेचुरली एलिमेंट या कंपाउंड हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मिनरल से हम लोग क्या मिलता है, हम लोगों को मेटल मिलता है, क्योंकि हम लोग क्या बोले, ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या बोले, मैक्सिमम मिलता है कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से मैक्सिमम हम लोग को मेटल मिलता है, और अर्थ क्रस्ट से जो कंपाउंड मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। मतलब क्या हुआ, मेटल्स कहाँ से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा। ठीक से सोचो, हम लोग क्या बोले, मेटल्स कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मैक्सिमम मेटल हम लोगों को मिलता है, और अभी अभी क्या बोले कि अर्थ क्रस्ट से जो एलिमेंट और कंपाउंड मिलेगा उसी को उसको बोला जाता है मिनरल्स। मतलब मेटल्स कहाँ से मिलेगा तुम्हें, मिनरल से मिलेगा। अब मेटल्स जो मिनरल से तुम्हें मिलेगा इसका एक प्रोसेस है, पर्टिकुलर एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस से हम लोगों को मेटल्स मिनरल से मिलता है। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जिस प्रोसेस में हम लोगों को मिनरल से मेटल मिलता है उस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल से, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं ओर्स। ओर्स किसको बोलेंगे, देखो ओर्स भी सेम है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और ओर्स दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ओर्स किसको बोलेंगे कि जो मिनरल्स को हम लोगों को मेटल से जो मिनरल हम लोगों को मिलता है, मेटल से मिनरल से हम लोगों को जो मेटल मिलता है उसी को हम लोग क्या बोले, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोले। ठीक है, अब ओर्स किसको बोलेंगे कि मिनरल से अगर हम मेटल को प्रॉफिटेबली कलेक्ट करते हैं, मतलब बाहर बेचने के लिए या किसी दूसरे प्रॉफिट के लिए अगर हम उसको हम यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और ओर्स दोनों का डेफिनेशन सेम है। डिफरेंस क्या है, ओर्स हम तभी बोलेंगे जब मेटल्स को हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करेंगे या मिनरल से हम लोग मेटल को निकालेंगे प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबली प्रॉफिट के लिए अगर निकालेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना कि जिस प्रोसेस से मिनरल से या ओर्स से एक मेटल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका तीनों अलग अलग स्टेप है, तीनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, उसका हम बाद में बताते हैं। पहले हम लोग थोड़ा जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, उस रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा बता देते, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे काम आएगा। पिछला वीडियो में मतलब लेक्चर 2 में हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे कि रिएक्टिविटी सीरीज को रटना होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग और एक बार बताते हैं क्योंकि ये काम आएगा। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, कुछ मेटल्स को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम लोग अरेंज किए थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है। उसको स्टडी करते हुए हम लोग क्या एक मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज चार्ट प्रिपेयर किए थे। ठीक है ना, तो पिछले दिन वो बताए थे। तो क्या था, पहले क्या था, पोटाशियम था रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके बाद सोडियम था, उसके बाद कैल्शियम था, उसके बाद मैग्नीशियम था, उसके बाद एल्यूमिनियम था, उसके बाद जिंक था, उसके बाद आयरन था मतलब एफी था, उसके बाद टीन एसएन था, उसके बाद लेड पीबी था, इसके बाद क्या था, हाइड्रोजन था, इसके बाद कॉपर था, इसके बाद मरकरी था, इसके बाद सिल्वर था, और लास्ट में एकदम गोल्ड था। ठीक है, तो ये जो मेटल्स सारा अरेंज किया हुआ है ना, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। मतलब क्या, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है पोटाशियम। ठीक है, और जो गोल्ड एकदम अंत में है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और क्या पढ़े थे, पोटाशियम से लेकर एकदम लेड तक, मतलब ये पीबी तक। ठीक है, ये मेटल क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, मतलब कॉपर से लेकर गोल्ड तक। ठीक है, ये इतना तक हम लोग पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये रिएक्टिविटीज कैसे काम आएगा। देखो जो मेटल डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका प्रोसेस अलग है, जो लो रिएक्टिव मेटल है उसका प्रोसेस अलग है, जो मीडियम रिएक्टिव है उसका प्रोसेस अलग है। तो टोटल ऑल कुल मिला के 3 प्रोसेस है कि किस प्रोसेस में कौन सा मेटल, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी कैसा है उसका, मीडियम रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करके प्रोसेस अलग अलग होता है कि किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मिनरल से या अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, तो देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बॉटम में जो मेटल्स रहता है ना, एकदम नीच में जो मेटल्स रहता है वो कम रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। एकदम नीच में मतलब क्या, ये सब एलिमेंट, ये कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, ये जितना भी एलिमेंट देख रहे हो ना एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम नीचे वाला एलिमेंट है।
एकदम बॉटम वाला एलिमेंट। तो ये एलिमेंट तुम्हारा और मेटल्स ये लीस्ट रिएक्टिव है, उतना रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये मरकरी हो गया, ये उतना रिएक्टिव नहीं है, इसको लेस्ट रिएक्टिव बोला जाता है, सबसे कम, बहुत कम रिएक्ट करता है, ठीक है। इसलिए अर्थ क्रस्ट में इन सब एलिमेंट तुम्हें फ्री स्टेट में मिलेगा। फ्री स्टेट मतलब क्या, जैसा मेटल है वैसे ही मिलेगा, किसी दूसरे मेटल के साथ कॉम्बाइन होके नहीं मिलेगा। जनरली अर्थ क्रस्ट में मेटल दो तरीके से मिलता है, एक मिलता है फ्री स्टेट, मतलब जो मेटल है वही तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, और दूसरा वाला कैटेगरी है किसी दूसरे एलिमेंट से या किसी दूसरे मेटल से कॉम्बाइन स्टेट में मिलता है, ठीक है। कॉम्बाइन स्टेट में अगर तुम्हें मेटल मिलेगा तो उसको तुमको सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करके अलग अलग करना पड़ेगा उसको कॉम्बाइन स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट, ये सब मेटल क्या तुम्हें फ्री स्टेट में मिलेगा, क्योंकि उतना रिएक्ट नहीं करता है, तो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है तो कम रिएक्ट होता है, तो ये सब तुम्हें फ्री स्टेट में मिलेगा, ठीक है। और जो मेटल्स एकदम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में रहता है, मतलब एकदम टॉप में, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम टॉप में, एकदम ऊपर की तरफ रहता है जो मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हाईली रिएक्टिव है, ये सब एलिमेंट तुम्हारा हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एलिमेंट तुम्हें ये फ्री स्टेट में ना मिले, ये सब तुम्हारा कॉम्बाइन स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में ये नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है। मतलब क्या, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन होकर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें उसको कलेक्ट करके उसके बाद उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये सब कॉम्बाइन स्टेट में मिलता है। मतलब हम लोगों को क्या पता चला, अगर मेटल लीस्ट रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में मिलेगा, अगर मेटल्स हाईली रिएक्टिव है तो कॉम्बाइन स्टेट में मिलेगा। और बीच में जो एलिमेंट है, ये सब जो मेटल है ना, ये मिडिल वाला जो एलिमेंट है, मतलब जिंक हो गया, आयरन हो गया, तुम्हारा टीन हो गया, उसके बाद लेड हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, मतलब क्या, मॉडरेट रिएक्टिव है, उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, मतलब ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है, मॉडरेट रिएक्टिव है, ठीक है। इसको, ये तुम्हें कैसे मिलेगा, ये दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन होकर मिलेगा। कैसा कॉम्बाइन होगा, मतलब ऑक्साइड्स फॉर्म में मिल सकता है, या तो तुम्हारा सल्फाइड्स फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, या कार्बोनेट्स फॉर्म में मिल सकता है। मतलब क्या, ऑक्साइड्स मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड, सल्फाइड मतलब क्या, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फाइड, कार्बोनेट मतलब क्या, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट, ठीक है। तो इन सब एलिमेंट से कॉम्बाइन स्टेट में तुम्हें ये सब मेटल मिलेगा, मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव है। समझ में आया बात। तो देखो तीनों हम लोग कैटेगरी पढ़े। एक रिएक्टिविटी सीरीज का अगर टॉप ऑफ द मेटल का बात करें, एकदम ऊपर की तरफ जो मेटल है उसको हाईली रिएक्टिव बोला जाता है, बहुत रिएक्ट करता है, इसलिए ऊपर की तरफ है, मतलब वो कॉम्बाइन स्टेट में मिलेगा। मिडिल पोर्शन में जो मेटल्स वगैरह है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, वो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट ऐसे तरीके से मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा जो एकदम नीचे है, बॉटम में जो मेटल्स है वो फ्री स्टेट में मिलेगा। तो ये जो हम बताए कि मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, तो ये तीनों कैटेगरी हम बताए, ठीक है। तो इस तीनों कैटेगरी के ऊपर बेस करके तीनों टेक्निक है, कि तीनों टेक्निक क्या है कि किस तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। वो डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है, किस पोजीशन में है रिएक्टिविटी सीरीज में। ऊपर की तरफ है तो मोस्ट रिएक्टिव, मिडिल में है तो मॉडरेट रिएक्टिव, एकदम नीचे है तो लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। किस पोजीशन में है, कैसा है उसका प्रॉपर्टी, रिएक्टिव ज़्यादा है कि रिएक्टिव कम है कि मॉडरेट रिएक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये अलग अलग टेक्निक, तीनों टेक्निक निकल आ गया है कि कैसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। तो तीनों टेक्निक क्या है, तीनों टेक्निक है, पहला वाला जो है वो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अगर लो रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका प्रोसेस अलग है, निकालने का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उसका अलग है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है। तीसरा वाला तरीका क्या है, मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीनों तरीका है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, ठीक है। अब कौन सा मेटल किस कैटेगरी में आएगा वो तुमको ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ोगे, अगर रट के रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पोटाशियम से लेकर एकदम जो लेड तरफ है, ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये वाला पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव है, पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक। उसके बाद जिंक से लेकर लेड तक ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे अगर चले जाओगे, ये सब चारों ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। समझ में आया बात। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिफरेंट टेक्निक। अगर इन सब को हम सम अप करेंगे तो कैसा होगा, देखो पहला क्या था, ओर था जो अर्थ क्रस्ट में हम लोग को मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद ओर से तुम लोग को बहुत मेटल मिलेगा, बहुत सारा मेटल से जो एकदम मिलेगा उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या बहुत सारा मेटल्स है, लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिव, जितना भी मेटल्स है सब इसमें मिलेगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा वाला कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। और क्या था, मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम या मॉडरेट भी लिख सकते हो, मीडियम भी लिख सकते हो, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब क्या जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में जो मेटल्स रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो एकदम रिएक्टिविटी सीरीज का नीचे की तरफ जो मेटल्स वगैरह है, लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तीनों टेक्निक था, ठीक है। अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी अगर है, हाई रिएक्टिव मेटल है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके मेटल्स को अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओर, इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यही प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओर मतलब मोल्टेन ओर, अच्छा है, अगर मोल्टेन ओर लिखोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, यहां से तुम लोगों को क्या प्योर मेटल मिल जाएगा, ये प्रोसेस है। अगर मेटल्स बहुत हाई रिएक्टिव है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, उसके बाद वहां से प्योर मेटल कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर मेटल्स मीडियम रिएक्टिव है तो इसका दो प्रोसेस है। मीडियम रिएक्टिव मतलब क्या, मीडियम रिएक्टिव देखो हम बताए थे, अगर मेटल्स मीडियम रिएक्टिव है तो मैक्सिमम चांसेस क्या, वो ऑक्साइड से तुम्हें मिलेगा, ऑक्साइड से कॉम्बाइन होकर रहेगा, या सल्फाइड से कॉम्बाइन होकर रहेगा, या कार्बोनेट से कॉम्बाइन होकर रहेगा। अगर मेटल्स मीडियम रिएक्टिव है तो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज का बीच में जो मेटल्स वगैरह रहता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो फ्री स्टेट में तो मिलेगा नहीं, वो कॉम्बाइन स्टेट में ही मिलेगा, लेकिन किसके साथ कॉम्बाइन होगा, या तो ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्साइड्स होगा, या तो सल्फर के साथ तो सल्फाइड्स होगा, या तो कार्बन के साथ तो कार्बोनेट होगा। तो मैक्सिमम देखा गया है कार्बोनेट और सल्फाइड के साथ ही मैक्सिमम होता है, ऑक्साइड के साथ बहुत कम होता है। 2-3 मेटल रहता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में ही रहता है। तो इसका दो हम करेंगे, एक करेंगे कार्बोनेट में, क्योंकि मैक्सिमम कार्बोनेट में मिलता है, और सल्फाइड में मिलता है, तो कार्बोनेट और सल्फाइड और, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। अगर मेटल्स को कार्बोनेट ओर में कॉम्बाइन है तो इसका प्रोसेस है कैल्सिनेशन करके ये मेटल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर सल्फाइड में मौजूद है तो इसका प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद इसको मतलब तुम्हारा क्या कलेक्ट किया जाता है मेटल को। दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो उसको बोला जाता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, क्योंकि ऑक्साइड में तो कुछ रहता है, ठीक है। अगर ऑक्साइड में मेटल रहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, उसको रिड्यूस किया जाता है, दूसरा एक मेटल से उसको रिड्यूस किया जाता है अगर मेटल ऑक्साइड में रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, रिडक्शन के बाद, रिड्यूस करने के बाद उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, वहां से तुम्हें जो मेटल है वो कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या बताए, मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, ऑक्साइड होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है, लेकिन मैक्सिमम कार्बोनेट और सल्फाइड होता है, इसलिए कार्बोनेट सल्फाइड को पहले लिखे। अगर कार्बोनेट में है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, सल्फाइड में है तो रोस्टिंग प्रोसेस होगा। दोनों क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, या तो कैल्सिनेशन से मिलेगा या तो रोस्टिंग से मिलेगा, मतलब दोनों मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अगर मेटल ऑक्साइड में है तो उसका रिडक्शन किया जाएगा पहले, मतलब रिड्यूस किया जाएगा दूसरे मेटल से, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है। अब ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। वो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, किसको कैल्सिनेशन बोलेंगे, कैसे कैल्सिनेशन होगा, कैसे रोस्टिंग होगा, ये बाद में है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, मेटल्स अगर लो रिएक्टिविटी है तो, मतलब लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, कैसे निकालोगे तुम लो रिएक्टिविटी मेटल से मेटल को, ठीक है। तो लो रिएक्टिविटी में मैं क्या, मैक्सिमम चांसेस है कि सल्फाइड ओर में रहेगा लो रिएक्टिविटी मेटल, ठीक है। अगर सल्फाइड ओर में रहेगा तो प्रोसेस क्या है, देखो रोस्टिंग, ठीक है। अब देखो मेटल्स अगर मीडियम रिएक्टिव है तो वो भी सल्फाइड ओर में मिल सकता है, अगर लो रिएक्टिव है तो भी सल्फाइड ओर में मिल सकता है। अगर सल्फाइड ओर में मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या था, रोस्टिंग था, तो यहाँ पे भी रोस्टिंग करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद रोस्टिंग करने के बाद क्या मिलेगा, तुम्हें मेटल मिलेगा, ठीक है। मेटल को हम लोग क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके जो प्योर मेटल है उसको कलेक्ट कर लेंगे, इसका ये रिफाइनिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल्स का ओर से, ये स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप है। अब डिपेंड करता है तुम्हें कैसा कैटेगरी का मेटल मिलेगा, लो रिएक्टिव मिलेगा, मीडियम रिएक्टिव मिलेगा, या हाई रिएक्टिव मिलेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टेप्स, ठीक है।
तो आज इतना तक करा दिए। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे कि मेटल को कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम लोग निकालेंगे, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बाकी है, तो नेक्स्ट दिन ये चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू।